सो हे एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट रहा में। तो गाइज आप लोग के लिए मैं लेकर आई हूँ रेलवे ग्रुप डी 2025 का जीके जीएस का प्रीवियस ईयर का ब्रह्मास्त्र सीरीज लेकर आई हूँ, जो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड एक चीज मैं आपको बता दूं कि प्लीज नोट जरूर करिए, खुद से चीजों को नोट करिए। खुद से चीजों को नोट करने से सबसे बड़ी चीज यही होती है कि जो चीज आपको नहीं पता है उसको नोट करिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है उसको रिविजन करिए। और फिर वो क्या है ना, जितनी सारी चीजें आपको नहीं पता होगी, नोट करिएगा और रिवीजन करिएगा, धीरे धीरे आपकी सारी चीजें क्लियर आउट होती जाएगी और आप सिलेक्शन लेने में कामयाब हो पाएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं और अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है कि बिग कैट्स की कुल कितनी प्रजातियां हैं। तो बिग कैट्स की कुल कितनी प्रजातियां हैं? 6 प्रजातियां हैं, 3 प्रजातियां हैं, 7 प्रजातियां हैं या फिर 5 प्रजातियां हैं। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिग कैट्स की जो है टोटल कितनी प्रजातियां हैं? 7 प्रजातियां हैं। और यहाँ पे हम देखेंगे कि वो 7 प्रजातियां कौन कौन सी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे गाइस बाघ। बाघ जो है ये आपके बिग कैट्स की प्रजाति में आती है। इसके अलावा दूसरे नंबर पे अगर मैं बात करूँ तो तेंदुआ। तेंदुआ भी आपके बिग कैट्स की प्रजाति में आती है। तीसरे नंबर पे अगर मैं बात करूँ तो प्यूमा। प्यूमा भी आपके बिग कैट्स की प्रजाति में आती है। इसके अलावा चौथे नंबर पे अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा आपका हिम तेंदुआ। हिम तेंदुआ, ठीक है। और वहीं अगर मैं बात करूँ पांचवें नंबर पे तो आपका धूमिल तेंदुआ। धूमिल तेंदुआ को हम क्या कहते हैं गाइस? इसे हम क्लाउडेड लियोपर्ड कहते हैं, धूमिल तेंदुआ को। तो कहीं कहीं पे क्या है ना कि आपको धूमिल तेंदुआ की जगह पे आपको क्लाउडेड लियोपर्ड भी दे देता है। ठीक है ना, तो इसे हम क्या कहते हैं ये मैं बता देती हूँ। तो इसे हम कहते हैं, आपको लिखना है क्लाउडेड। क्लाउडेड, क्लाउडेड लियोपर्ड, लियोपर्ड, ठीक है। तो इसे हम तो कहीं कहीं पे अगर आपको क्लाउडेड लियोपर्ड दिया जाए तो वहां पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं छठे नंबर पे बात करूँ तो आपको कौन सा हो जाएगा गाइस? तो शेर। शेर भी आपकी बिग कैट की प्रजाति में आती है। और सातवें नंबर पे अगर मैं बात करूँ तो आपका जगुआर, ये भी आपके बिग कैट्स की प्रजाति में आती है। तो ये टोटल 7 प्रजाति आपके बिग कैट्स में आती है। और यहाँ देखिएगा, यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि इस सातों बिग कैट्स के संरक्षण के लिए कौन सा संगठन है गाइस, तो यह देखिएगा एक आता है आपका इंटरनेशनल, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ठीक है, इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस। बिग कैट्स अलायंस, ये जो संगठन है गाइस, ये जो है आपका है, ये वैश्विक स्तर पे है। और ये क्या करता है, ये जो आपकी बिग कैट्स है इसको रक्षा, और इसका जो काम होता है ये क्या होता है, रक्षा और संरक्षण करना। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना है कि इसका काम क्या होता है गाइस। तो यहाँ पे आपको लिखना है इसका जो काम होता है या बिग कैट्स की रक्षा और संरचना करना। बिग कैट्स की रक्षा, रक्षा और संरक्षण करना, संरक्षण करना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बिग कैट्स की रक्षा और संरक्षण करने का काम किसका है गाइस, तो वो है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे प्रश्न ये पूछा जाएगा जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारत में कुल कितनी जो है पाई जाती है। तो याद रखिएगा, भारत में कुल 5 पाई जाती है, जिसमें से जैगुआर और प्यूमा जो है ये आपके भारत में नहीं पाई जाती। तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा कि जो है भारत में, भारत में बिग कैट्स, ठीक है ना, भारत में बिग कैट्स की कुल 5 प्रजातियां पाई जाती है। ठीक है, 5 प्रजातियां पाई जाती है। आप 5 प्रजातियां पाई जाती है तो मैं लिख भी देती हूँ। चलिए, बाघ एक तो हो गया आपका बाघ, ठीक है। इसके अलावा हो गया शेर। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो आपका कौन सा हो गया गाइस? तेंदुआ, तेंदुआ, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो आपका कौन सा हो जाएगा गाइस? एक हो गया आपका हिम तेंदुआ, हिम तेंदुआ, ठीक है। और एक हो गया आपका धूमिल तेंदुआ। तो ये टोटल 5 पाई जाती है, धूमिल तेंदुआ।
ठीक है। तो ये टोटल भारत में 5 पाई जाती है। अब अगर आपसे प्रश्न ये पूछा जाएगा इसकी कौन से राष्ट्रीय उद्यान में बिग कैट्स की 4 प्रजातियां पाई जाती है, मैं यहाँ से सारे कंफ्यूजन आपका क्लियर कर दूंगी। अगर आपने बिग कैट्स पढ़ा तो फिर यहाँ से आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं गाइस। अगर आपसे प्रश्न ये पूछा जाए और पूछा भी जाता है तो यहाँ पे आपको याद रखना है एक राष्ट्रीय उद्यान का नाम याद रखना है, जो कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है। एक राष्ट्रीय उद्यान का नाम आपको याद रखना है जो कि है आपके अरुणाचल प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा है? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। इसके बारे में आपको क्या याद रखना है गाइस? तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में याद रखना है कि यहाँ पे जो है आपको याद रखना है कि जो है बिग कैट्स की 4 प्रजातियां पाई जाती है। 4 प्रजातियां पाई जाती है। ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि बिग कैट्स की यहाँ पे 4 प्रजातियां पाई जाती है तो कौन कौन सी प्रजातियां पाई जाती है उसे भी हम देख लेते हैं। तो पहले पे जो है यहाँ पे मैं रेड कलर ले लेती हूँ। तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान में 4 है तो एक हो जाएगा आपका बाघ। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तेंदुआ। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ हिम तेंदुआ। मैंने आपको एक चीज बोला था गाइस, जब मैं पढ़ाई थी आपको राष्ट्रीय उद्यान तो उसमें मैंने बोला था कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो हिम तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है गाइस? तो याद रखिएगा ये है आपका हेमिस नेशनल पार्क जो कि लद्दाख में है। वो हिम तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। तो ये टोटल 4 प्रजाति जो है ये नामदफा राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है। और नामदफा राष्ट्रीय उद्यान आपके अरुणाचल प्रदेश में है, ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ से आपको कोई भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है कि वर्तमान में भारत में वर्तमान समय 2025 में कितने राज्यों में विधान परिषद है? 2025 की अगर मैं बात करूं तो विधान परिषद कितने हैं ये आपको बताना है। तो 7 राज्यों में है, 9 राज्यों में है, 4 राज्यों में है या फिर 6 राज्यों में है। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 राज्यों में। बहुत स्टूडेंट ऐसे होंगे जो जिसने पढ़ा होगा कि विधान परिषद 7 राज्यों में है, जो कि मैं वो भी बताऊंगी कि 6 राज्यों में कैसे है। पहले था 7 राज्यों में लेकिन अब 6 राज्यों में। तो सबसे पहले हम उस राज्य के बारे में जान लेते हैं कि कौन कौन से राज्य में विधान परिषद है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, सबसे पहले आपको याद रखना है जो कि है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना और किस में है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में। तीसरे नंबर पे आपको याद रखना है बिहार में। चौथे नंबर पे आपको याद रखना कौन सा हो गया? कर्नाटक। और पांचवें नंबर पे आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। ठीक है। और छठे नंबर पे आपको याद रखना कौन सा हो गया? तेलंगाना। तो ये टोटल 6 राज्य में। पहले जो था वो जम्मू कश्मीर में था। ठीक है ना। ये आपको याद रखना है कि पहले जो है जम्मू कश्मीर में विधान परिषद था लेकिन 2019 में इसे समाप्त कर दिया गया। तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा कि जो है 2019 में जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर के विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया। विधान परिषद को समाप्त कर, इसलिए पहले 7 राज्यों में था लेकिन जब है ये पहले इसे विशेष राज्य का भी दर्जा था लेकिन अब तो इसे हटा दिया गया। तो 2019 में इसे विधान परिषद को जो है इसमें समाप्त कर दिया गया, ये भी याद रखिएगा। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं आपको एक चीज बताऊं तो यहाँ पे हम विधान परिषद के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपको मैं एक चीज समझाती हूँ जो कि आपको क्या याद रखना है? विधानमंडल। विधानमंडल। ठीक है। विधानमंडल की अगर मैं बात करूं तो इसमें 3 अंग होते हैं। जैसे संसद की अगर मैं बात करूं तो राष्ट्रपति होता है, लोकसभा और राज्यसभा होता है। तो वैसे ही अगर मैं विधानमंडल की बात करूं तो इसमें 3 पार्ट होते हैं। ठीक है। 3 अंग होते हैं। 3 अंग कौन कौन से होते हैं उसे भी हम देखेंगे। ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो 3 अंगों से बना होता है। पहला होता है राज्यपाल, दूसरा होता है आपका जो है विधान परिषद। विधान परिषद।
और एक होता है आपका विधानसभा, विधानसभा, ठीक है। तो ये 3 इससे आपका विधानमंडल बना होता है, जिसमें अगर मैं बात करूँ तो ये जो है आपका अगर पूछा जाए कि विधानमंडल जो है कौन से आर्टिकल में आता है, तो विधानमंडल आपका 168 आर्टिकल में आता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। वहीं अगर मैं बात करूँ विधान परिषद आपका 169 में आता है, और वहीं अगर मैं विधानसभा की अगर मैं बात करूँ तो 170 में आता है। पहले इसको याद रखिएगा, ठीक है। इतना पॉइंट आपको याद रखना है। ये मैं आर्टिकल लिखाई हूँ, ठीक है, याद रखिएगा, ये मैं क्या लिखाई हूँ, आर्टिकल। आर्टिकल छोड़िए, ऐसे अनुच्छेद लिख देती हूँ, बहुत लोगों को कहीं दिक्कत हो जाए नोट बनाने के टाइम में, ठीक है। अनुच्छेद, ठीक है, होपफुली समझ पा रहे होंगे आप लोग। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मैं विधान परिषद के बारे में बात करूंगी, क्योंकि हमारा टॉपिक ही विधान परिषद है। तो इसके बारे में सबसे पहले हम समझते हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि विधान परिषद का जो गठन की अगर बात की जाए, या फिर अगर समाप्ति, समाप्ति, गठन या फिर समाप्ति से आपसे पूछा जाए कि कौन से आर्टिकल में गठन और समाप्ति है, तो याद रखिएगा ये है आपका 169 में है, ठीक है, 169 में है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आपको याद रखना है कि इसका जो है, मान लेते हैं कि किसी राज्य में अगर विधान परिषद का गठन करना है, तो उसके लिए अगर मैं गठन करना या फिर समाप्ति करना है, तो उसके लिए अगर बहुमत की अगर मैं बात करूं कि बहुमत कितना होना चाहिए गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर किसी राज्य में गठन करना है या फिर उसे समाप्त करना है, तो उसके लिए जो है विधानसभा का जो है, यानी राज्य के जो जिस राज्य में करना है उस राज्य की मैं बात करूँ, तो बहुमत की अगर मैं बात करूँ तो राज्य विधानसभा लिखिए, ठीक है, राज्य विधानसभा के 2/3 बहुमत, ठीक है ना, 2/3 बहुमत से संसद में पास होना जरूरी है। 2/3 बहुमत से संसद में पारित होना जरूरी, ठीक है। तभी जाकर उस राज्य में या तो विधान परिषद का गठन हो सकता है या फिर समाप्ति हो सकता है। इसके लिए ये कंडीशन है तो है, ठीक है। अब यहाँ पे एक तो हो गया, ये आपको मैं गठन के बारे में बता दी। दूसरा मैं इसके बताऊंगी इसकी जो है संरचना के बारे में, यानी कि अगर मैं बात कर रही हूँ तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है। जैसे अगर मैं बात करूँ कि विधान परिषद में जो है अधिकतम कितने सदस्य होने चाहिए, ये अगर मैं बात करूं, और न्यूनतम कितने सदस्य होने चाहिए, तो यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ अधिकतम सदस्य की, ठीक है ना, कलर अलग ले लेते हैं, एक ही जैसा कलर रहेगा तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। अधिकतम सदस्य, अधिकतम सदस्य, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है कि जो है इसमें अधिकतम सदस्य कितना होना चाहिए, तो विधानसभा के जो है 1/3 जो है 1/3 से जो है अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा विधानसभा के, विधानसभा, विधानसभा के 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए, से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी कि अगर मान लेते हैं कि कोई भी विधानसभा की अगर मैं बात करूं कि अगर जो सदस्य की संख्या है वो मान लेते हैं कि 100 है, ठीक है ना। तो यानी 100 को 100 कर देंगे और इंटू 1/3 कर देंगे, और फिर उसको काट करके जितना बचेगा उतना ही सदस्य होना चाहिए, उससे ज्यादा सदस्य विधान परिषद में नहीं होना चाहिए, ठीक है। समझ पा रहे हैं ना आप। अब यहाँ पे अगर आपसे पूछे कि विधान परिषद में न्यूनतम सदस्य कितने होने चाहिए, न्यूनतम सदस्य, तो ये भी आपको याद रखना है कि विधान परिषद में न्यूनतम सदस्य जो होने चाहिए वो 40 से कम नहीं होने चाहिए, ठीक है। विधान परिषद में न्यूनतम सदस्य जो है वो 40 होने चाहिए, इससे कम नहीं होने चाहिए। पहले की अगर मैं बात करूँ तो जो आपका जम्मू कश्मीर था इसमें जो है ये अपवाद में आता था, लेकिन अब तो जम्मू कश्मीर में विधान परिषद है नहीं, इसे 2019 में समाप्त कर दिया गया। तो अब अपवाद में कोई नहीं आता है, बस इतना ही याद रखिएगा कि न्यूनतम सदस्य जो है ये 40 से कम नहीं होना चाहिए।
और मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ कि विधान परिषद जो है ये आपका अस्थाई सदन है, इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। तो मेरे पास जगह नहीं है जो मैं लिखूं, अगर मैं बीच में लिखूंगी तो आप लोग को दिक्कत हो जाएगा, तो इसीलिए नोट कर लीजिए कि विधान परिषद एक अस्थाई सदन है और इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है कि भारत में लौह एवं इस्पात संयंत्रों की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी? तो भारत में लौह एवं इस्पात संयंत्रों की स्थापना जो है ये आपके द्वितीय पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना या फिर तृतीय पंचवर्षीय योजना। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी। और यहाँ पे अगर मैं आपको एक चीज बताऊं तो आपको द्वितीय पंचवर्षीय योजना से याद क्या रखना है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम देखेंगे गाइस इसके काल के बारे में। तो यहाँ पे आपको द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अगर मैं बात करूँ तो इसका जो था योजना अवधि कितनी थी? योजना अवधि, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसकी योजना अवधि थी 1956 से लेके 1961 तक। 1956 से लेकर के 1961 तक जो है इसकी योजना अवधि थी। उसके अलावा अगर पूछा जाता है कि ये कौन से मॉडल पे आधारित थी, ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है ये कौन से मॉडल पे आधारित थे। ये थी पीसी महालनोबिस, पीसी महालनोबिस, पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, मॉडल पर आधारित थी, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक चीज और याद रखना है गाइस, अगला पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि इसका जो है लक्ष्य क्या था गाइस, तो ये भी आपको याद रखना है। इसका यानी कि लक्ष्य क्या था या फिर उद्देश्य भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका जो उद्देश्य था ये था आपके उद्योगों का विकास और तीव्र औद्योगिकरण, ठीक है ना। इसका क्या था गाइस, तो यहाँ पे आपको याद रखना है उद्योगों का, उद्योगों का विकास और तीव्र औद्योगिकरण, और तीव्र औद्योगिकरण, ठीक है। यहाँ पे आपको याद रखना है। उसके बाद इसका जो है विकास दर भी रखा गया था, तो यहाँ पे हम विकास दर की बात करेंगे। विकास दर, तो यहाँ पे विकास दर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद क्या रखना है, यानी कि इसका जो है लक्षित रखा होगा और प्राप्त कितना हुआ ये भी रखा गया था। लक्षित दर पहला, और दूसरा आपको याद रखना है प्राप्ति दर, ठीक है। तो इसका जो लक्षित दर रखा गया था गाइस वो रखा गया था 4.5%। 4.5% इसका लक्षित दर रखा गया था और प्राप्त कितना हुआ था गाइस, तो यह देखिएगा प्राप्त हुआ था 4.27% इसे प्राप्त हुआ था, ठीक है। और यहाँ पे आपको द्वितीय पंचवर्षीय योजना से ये भी याद रखना है कि इसमें जो है तीन जो है आपको याद रखना है लौ और इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई थी। कितने लौ इस्पात संयंत्रों की, तो यहाँ पे आपको याद रखना है 3 लौ एवं इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई, स्थापना की गई, ठीक है। और कौन कौन से वो तीन थे, तो गाइस पहला आपको याद रखना है वो था आपका भिलाई, दूसरा अगर मैं बात करूँ तो कौन सा था गाइस, राउरकेला, और तीसरा अगर मैं बात करूँ तो कौन सा था गाइस, दुर्गापुर, ठीक है। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस हर साल कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है, 15 जनवरी को, 24 जनवरी को या फिर 25 जनवरी को। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। यहाँ पे आपको बालिका दिवस से और क्या याद रखना है, याद रखिएगा ये जो मनाया जाता है ये मतलब कि आपको इसमें याद रखना है कि जो केंद्रीय महिला और जो बाल विकास मंत्रालय है गाइस, इसके द्वारा जो है 2018 से हर साल मनाया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है, केंद्रीय महिला केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, बाल विकास मंत्रालय द्वारा 2018 से, ठीक है ना, 2018 से हर साल मनाया जाता है, हर साल मनाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा आपको और क्या याद रखना है? इसके अलावा आपको याद रखना है 2025 की थीम, ठीक है ना, 2025 की थीम आपको याद रखना है। जो राष्ट्रीय बालिका दिवस है इसमें 2025 की थीम क्या थी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसमें 2025 की थीम थी गाइस, उज्जवल भविष्य के लिए लड़कियों को सशक्त बनाना, ठीक है ना। इसकी थीम क्या थी, उज्जवल भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए लड़कियों को लड़कियों को सशक्त बनाना, ठीक है ना, सशक्त सशक्त बनाना, ये इसकी थीम थी, ठीक है। तो ये हो गया आपके जो है राष्ट्रीय बालिका दिवस। अब यहाँ पे जो है हम आ जाते हैं 9 जनवरी। 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस, भारतीय दिवस। तो इसकी भी मैं आपको 2025 की थीम बताने वाली हूँ, प्रवासी भारतीय दिवस की 2025 की थीम, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, 2025 की थीम क्या थी, विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान, ठीक है ना, विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान, प्रवासी भारतीयों का योगदान, भारतीयों का योगदान, ठीक है। इसके अलावा एक और याद रखिएगा, 25 जनवरी, 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस, राष्ट्रीय राष्ट्रीय मतदाता दिवस, ठीक है। ये हो गया। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, आपका एक बच जाता है 15 जनवरी, ठीक है ना, 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है, तो यहाँ पे तो जगह नहीं है तो मैं ऊपर लिख देती हूँ, ठीक है। 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है, सेना दिवस, सेना दिवस, ठीक है। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर मैं आपको ये बताऊं कि जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस है, इसका जो है 2025 का थीम क्या था गाइस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस की अगर मैं बात करूं, 2025 की जो थीम थी वो क्या थी गाइस, तो यहाँ पे जो है जगह नहीं है इसलिए मैं सीधा 2025 लिखी हूँ। तो याद रखिएगा इसकी 2025 की थीम थी, वोटिंग जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम, ठीक है ना, वोटिंग जैसा कुछ नहीं, वोटिंग जैसा वोटिंग जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे, ठीक है ना, वोट जरूर डालेंगे हम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि सिंबल बारा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो सिंबल बारा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में, हिमाचल प्रदेश में, मेघालय में या फिर त्रिपुरा में। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंबल बारा राष्ट्रीय उद्यान ये आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और यहाँ पे अगर मैं सिंबल बारा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करूँ तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई थी गाइस। तो याद रखिएगा इसकी स्थापना जब हुआ था तब ये राष्ट्रीय उद्यान नहीं था, तब इसकी स्थापना वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में हुआ था। तो याद रखिएगा इसकी स्थापना हुई थी 1958 में हुई थी, और वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में, वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में, ठीक है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। इसके अलावा आपको याद रखना है कि इसे राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया, राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था 2010 में, 2010 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। और सबसे इम्पोर्टेंट जो पूछा जाता है कि सिंबल वाला तो स्थापना हो गया, राष्ट्रीय उद्यान हो गया, इसके अलावा पूछा जाता है कि ये कौन सी पहाड़ी में स्थित है गाइस। तो याद रखिएगा सिंबल वाला राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपके शिवालिक पहाड़ी में स्थित है, ठीक है ना, शिवालिक पहाड़ियों में स्थित है, पहाड़ियों में स्थित है, ठीक है। इतना पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं आपको एक चीज बताऊं तो यहाँ पे आपको नोट क्या करना है, हिमाचल प्रदेश से, ठीक है। हिमाचल प्रदेश से आपको नोट करना है कि हिमाचल प्रदेश में ऑन कौन कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये आपको ध्यान रखना है, हिमाचल प्रदेश में आपका सबसे इम्पोर्टेंट याद रखिएगा पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान, पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये आपके कौन से राज्य में स्थित है। तो पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान आपके हिमाचल प्रदेश में हो गया। इसके अलावा एक और याद रखिएगा, एक और आपको क्या याद रखना है, पीन वैली हो गया, एक हो गया इंदर किला, इंदर किला राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो इतना हो गया आपके हिमाचल प्रदेश से आपको याद रखना है। अब जैसे अगर मैं कर्नाटक की बात करूं, कर्नाटक में आपका कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, इससे याद रखिएगा बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ मेघालय की, तो मेघालय में आपका कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है गाइस, तो याद रखिएगा नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान, नो नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो आपका हो गया त्रिपुरा, त्रिपुरा में आपका कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है गाइस, तो याद रखिएगा त्रिपुरा में हो गया आपका बाइसन राष्ट्रीय उद्यान, बाइसन, बाइसन राष्ट्रीय उद्यान। अब यहाँ पे मैं नीचे जो है ना मैं स्थापना लिख देती हूँ, ठीक है ना, जिससे आप याद रखिएगा। अगर मैं बात करूँ कि बाइसन राष्ट्रीय उद्यान की गई स्थापना की, अगर मैं बात करूँ कि इसकी स्थापना कब हुई थी गई, याद रखिएगा 1988 में, 1988 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। वहीं अगर मैं नोक क्रीम की अगर मैं बात करूँ गैस, तो ये आपको ध्यान रखना है, इसकी सिर्फ मैं स्थापना लिख रही हूँ, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसकी स्थापना हुई थी 1986 में, इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि शरीर में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है। तो शरीर में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है गाइस, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या फिर ऊर्जा। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना। शरीर में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है, कार्बोहाइड्रेट। अब हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में एक एक पॉइंट को जानेंगे। सबसे पहले आपको क्या याद रखना है कि यानी कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जो है ये कितना कैलोरी के बराबर होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो ये आप सबसे पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, ये जो है याद रखिएगा 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट
लगभग लगभग 4 किलो कैलोरी के बराबर होता है। कैलोरी के बराबर होता है। बराबर होता है, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये कितने प्रकार के होते हैं गाइस, तो याद रखिएगा कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से इसके प्रकार है इसे भी देख लेते हैं। तो पहला आपको याद रखना है मोनोसेकेराइड। पहला प्रकार इसका कौन सा है, मोनोसेकेराइड, ठीक है। इसके अलावा दूसरा प्रकार इसका कौन सा है, डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड, ठीक है। और तीसरा प्रकार इसका कौन सा है, पॉलीसेकेराइड। पॉली पॉलीसेकेराइड, ठीक है। डाइसेकेराइड में एक प्रश्न पूछा जाता है कि ये कितने, डाइसेकेराइड से आपसे पूछा जाएगा कि ये कितने मोनोसेकेराइड से बने होते हैं। तो डाइसेकेराइड के बारे में आपको याद रखना है कि ये 2 मोनोसेकेराइड से बना होता है, ठीक है ना। 2 मोनोसेकेराइड से बना होता है। 2 मोनोसेकेराइड से बना होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और याद रखिएगा कि ये जो है ये आपका मोनोसेकेराइड है। अगर आपको इससे एग्जांपल पूछे कि मोनोसेकेराइड का एग्जांपल क्या होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है एग्जाम्पल, ठीक है। यानी कि इसके उदाहरण कौन कौन से है, तो ग्लूकोज और जो फ्रुक्टोज होता है ये किसके उदाहरण है, ये मोनोसेकेराइड के उदाहरण है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, ग्लूकोज, ग्लूकोज और कौन सा हो गया गाइस, फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज ये किसके उदाहरण हो गए गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये मोनोसेकेराइड के हो गए। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, ये जो आपका जो है डाइसेकेराइड के एग्जांपल कौन से हो जाएंगे गाइस, तो डाइसेकेराइड में आपका हो जाएगा सुक्रोज और लैक्टोज। तो ये कौन सा हो जाएगा, पहले याद रखिएगा लैक्टोज और दूसरा आपको याद रखना है सुक्रोज। ये इसके उदाहरण है, ठीक है। और वहीं अगर मैं बात करूँ पॉलीसेकेराइड की, तो पॉलीसेकेराइड के उदाहरण कौन है, इससे आपको ध्यान रखना है, ये हो जाएगा आपका सेल्यूलोज। सेल्यू सेल्यूलोज, ठीक है। सेल्यूलोज हो जाएगा। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो आपका स्टार्च हो जाएगा। ये आपके पॉलीसेकेराइड के उदाहरण हैं, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कार्बोहाइड्रेट के बारे में। इसके अलावा आपको याद रखना है कि कार्बोहाइड्रेट जो है ये कौन कौन से यौगिक से बने होते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट, आपको याद रखना है 3 यौगिक से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। याद रखिएगा 3 यौगिक से मिलकर बने होते हैं। 3 यौगिक से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि वो कौन कौन से 3 यौगिक है जिससे मिलकर ये बने होते हैं। तो पहला आपको याद रखना है, ये कार्बन से मिलकर बना होता है, कार्बन से मिलकर। इसके अलावा दूसरा आपको याद रखना है, ये हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है, हाइड्रोजन से। एंड तीसरा आपको याद रखना है ऑक्सीजन से। तो 3 यौगिक से ये मिलकर बने होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ये जो पूछा जाता है कि अगर कार्बोहाइड्रेट की, अगर आपके शरीर में अधिकता हो जाती है, यानी अगर कार्बोहाइड्रेट जो है अधिक हो जाएगा तो क्या होता है गाइस, तो याद रखिएगा कार्बोहाइड्रेट के अधिक होने से होता है मोटापा, मोटापा होता है। एंड इसके बाद आपको याद रखिएगा मधुमेह होता है, ठीक है। और वहीं अगर मैं बात करूँ तो ये आपको याद रखना है कि अगर कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है शरीर में, ठीक है ना, हाँ कार्बोहाइड्रेट की कमी होती है तो इससे क्या होता है, तो कार्बोहाइड्रेट की कमी से आपको एक याद रखिएगा क्या होता है, हाइपोग्लाइसीमिया होता है, ठीक है ना। हाइपो हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया होता है, ठीक है। हाइपोग्लाइसीमिया होता है और थकान भी होता है, ठीक है। तो ये आपको कार्बोहाइड्रेट के बारे में इतना पॉइंट याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि भारत में अस्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? तो भारत में अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, लॉर्ड कार्नवालिस के द्वारा, लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा या फिर लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड कार्नवालिस के द्वारा अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। और यहाँ पे सबसे पहले हम अस्थायी बंदोबस्त के बारे में समझेंगे, उसके बाद मैं आपको कार्नवालिस के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले आपको याद रखना है कि इस अस्थायी बंदोबस्त को लागू कब किया गया था गाइस? तो इसे लागू किया गया था 1793 में, इसे लागू किया गया। ठीक है, 1793 में इसे लागू किया गया। और सबसे इम्पोर्टेंट पूछा क्या जाता है कि जब इसे लागू किया गया था तो ये कौन कौन से क्षेत्र में, जब ये 1793 में लागू किया गया था तो आपको याद रखना है उस समय सबसे पहले लागू किया गया था बंगाल में। ठीक है, बंगाल हो गया। इसके अलावा आपको याद रखना है बिहार हो गया, बंगाल बिहार। और जो है याद रखिएगा उड़ीसा में इसे लागू किया गया था, उसके बाद इसे बाकी क्षेत्रों में लागू किया गया, लेकिन सबसे पहले ये 3 क्षेत्रों में ही लागू किया गया। अब यहाँ पे अगर मैं समझू सबसे पहले कि अस्थायी बंदोबस्त था क्या, तो अस्थायी बंदोबस्त जो था गाइस याद रखिएगा जो भूमि की उपज होती थी, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। भूमि के उपज का जो है लगभग, उपज का लगभग, ठीक है ना, लगभग जो 89% होता था गाइस, 89% किसके पास, 89% कंपनी के पास रहता था। ठीक है ना, कंपनी के पास जाता था। ठीक है, कंपनी के पास। और वहीं अगर मैं बात करूं जो 89% है, और 11% जो है ये किसके पास जाता था, 11% जो है ये जमींदारों के पास, जमींदारों के पास। बताइए 89% जो है ये कंपनी के पास जाता था, अब बाकी जो बचा वो 11% जमींदारों के पास जाता था। किसानों के साथ कितना अन्याय होता था, ठीक है ना, जमींदारों के पास। तो किसान के पास बचता ही क्या था? तो बताइए ये जो है इसको लागू किया था कार्नावालिस ने। उस समय अगर मैं बात करूं कार्नावालिस क्या थे उस समय, तो उस समय कार्नावालिस गवर्नर जनरल थे, गवर्नर जनरल थे। और उस समय इनका जो शासनकाल था वो कब से कब तक था, तो इसने इसका शासन था 1786 से लेकर के 1793 तक इसका शासन था। ठीक है ना, 1786 से 1793 तक शासन था। और इसी कार्नावालिस के समय जो है कौन सा युद्ध हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध इसी कार्नावालिस के समय हुआ था, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, इसी के समय हुआ था। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध आपका हुआ कब था, तो ये 1790 में ये युद्ध स्टार्ट हुआ था, और 1792 में जो है ये युद्ध समाप्त हुआ था। और पूछा जाता है कि युद्ध समाप्त किस संधि के द्वारा हुआ था, तो आपने पढ़ा होगा श्रीरंगपट्टनम की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ ये युद्ध समाप्त हुआ, श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ। ठीक है, तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो कार्नावालिस के बारे में एक पॉइंट और याद रखिएगा। पूछा जाता है कि जो है सिविल सेवा का जो नींव जो है ये किसने रखा था, तो यहाँ पे आपको नोट करना है भारतीय सिविल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसलिए मैं लिखा दे रही हूँ। ठीक है ना, भारतीय सिविल, भारतीय सिविल सेवा, भारतीय सिविल सेवा की नींव किसने रखी थी गाइस, इसका जनक भी कहा जाता है, नींव रखी कार्नावालिस ने ही रखी, और भारतीय सिविल सेवा का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कह रहा है कि तुगलकनामा पुस्तक के लेखक कौन है, तो बताइए तुगलकनामा पुस्तक के लेखक कौन है, हसन निजामी, अमीर खुसरो, जियाउद्दीन बर्नी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अमीर खुसरो। ठीक है, अमीर खुसरो जो है ये तुगलकनामा पुस्तक के लेखक है। और याद रखिएगा तुगलकनामा जो पुस्तक थी इसमें किसके शासन का वर्णन किया गया, कौन से शासक का, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें किया गया है आपके जो दिल्ली सल्तनत के शासक थे कौन, गयासुद्दीन तुगलक जो थे गाइस, याद रखिएगा गयासुद्दीन, गयासुद्दीन, गयासुद्दीन तुगलक के शासन काल का वर्णन है। ठीक है, शासन काल का वर्णन किया गया। ठीक है, तुगलकनामा पुस्तक में। और इसके ये कौन है, तो ये आपको याद रखना है, ये अमीर खुसरो। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हम बात करेंगे गाइस कि इन्होंने ये पुस्तक लिखी कब थी गाइस, तो याद रखिएगा 1320 में लिखी थी,
लिखी गई थी। ठीक है, 1320 में। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो आपको और क्या याद रखना है गाइस? इसके अलावा आपको याद रखना है कि हम बात करेंगे अमीर खुसरो के बारे में। ठीक है, तो यहाँ से हम ले लेते हैं अमीर खुसरो के बारे में। तो अमीर खुसरो के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको ये याद रखना है कि ये जो अमीर खुसरो थे गाइस, इन्हें तोताए हिंद कहा जाता था। पूछा जाता है कि तोताए हिंद किसे कहा जाता था, तो ये आपको ध्यान रखना है, तोताए हिंद अमीर खुसरो को कहा जाता था। उसके अलावा अमीर खुसरो की कुछ पुस्तक है, और कौन कौन सी पुस्तक है, तो पहला तो हो गया, एक तो हो गया आपका तुगलकनामा। तुगलकनामा जो कि अमीर खुसरो ने लिखी है। इसके अलावा आपको याद रखना है, और कौन सा हो गया, नू सिपियर। ठीक है ना, नू सिपियर जो ये किसने लिखी है गाइस? नू नो सिपहर। ठीक है, ये किसने लिखी है गाइस? ये भी अमीर खुसरो ने लिखी है। इसके अलावा नो सिपहर, और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो और कौन है? मिफ्ता मिफ्ता उल फतह। थोड़ा सा हार्ड है तो मुझे भी थोड़ा बोलने में दिक्कत हो जाता है। ठीक है ना, मिफ्ता 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 उल फतह। ठीक है, ये पुस्तक के लेखक है। इसके अलावा आपको अमीर खुसरो के बारे में आपको क्या कहना है? इन्हें जो है सितार का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, सितार का जनक। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आपको अमीर खुसरो के बारे में आपको और क्या याद रखना है गाइस? तो याद रखिएगा, अमीर खुसरो का पूरा नाम क्या था गाइस? पूरा नाम, तो अमीर खुसरो का पूरा नाम था अबुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो। अबुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो। अबुल हसन अबुल हसन यमीनुद्दीन यमुनुद्दीन खुसरो। ठीक है, खुसरो इनका पूरा नाम था। ठीक है, तो ये हो गया आपको जो है, यहाँ पे मैं अमीर खुसरो के बारे में बताई हूँ। अगर मैं आपको बात करूँ तो यहाँ पे अमीर खुसरो के बारे में और पॉइंट आपको क्या याद रखना है? और पॉइंट याद रखना है कि इन्होंने जो है दिल्ली सल्तनत के 7 शासकों का दरबार देखा है। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है कि अमीर खुसरो जो है, आपको ध्यान रखना है दिल्ली सल्तनत के, पूछा जाता है सल्तनत, दिल्ली दिल्ली सल्तनत के 7 शासकों का दरबार देखा है। ठीक है, 7 शासकों का दरबार देखा है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूंगी कि कौन कौन से शासक का इन्होंने दरबार देखा है, तो सबसे इम्पोर्टेंट आपके जो है, इन्होंने अगर तुगलकनामा गयासुद्दीन तुगलक का वर्णन किया है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं उन्हीं का नाम ले लेती हूँ। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है, गयासुद्दीन गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक का शासनकाल देखा है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो इन्होंने बलबन का दरबार देखा है, बलबन का। ठीक है, 2 हो गया। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो और किसका देखा है गाइस? तो याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन अलाउद्दीन खिलजी का। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो और किसका देखा गाइस? तो याद रखिएगा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो मैं यहाँ पे जो है सीधे खिलजी लिख देती हूँ, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है। तो आप अगर लिखना चाहे तो यहाँ पे फिरोज खिलजी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी कर लीजिएगा। ठीक है, फिरोज खिलजी। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो और किसका शासन देखा, तो यहाँ पे 4 शासक हो गए। 3 शासक और याद रखिएगा, इन्होंने देखा है कुतुबुद्दीन मुबारक शाह का दरबार। कुतुबुद्दीन कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो इन्होंने और किसका देखा गाइस? तो यह देखिएगा, इन्होंने देखा है आपके मुजफ्फर खान। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ और किसका देखा है गाइस? तो यह देखिएगा, और इन्होंने देखा है खुसरो खान का। ठीक है, तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि किस प्रकाश में सबसे कम तरंग दैर्ध्य होती है? तो हरा प्रकाश में, पीला प्रकाश में, लाल प्रकाश में या फिर बैंगनी प्रकाश में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कि कौन से प्रकाश में सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य होती है, और सबसे ज्यादा से हम क्रम वाइज नीचे की तरफ चलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा, ज्यादा से कम तरंग दैर्ध्य, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखा रही हूँ ज्यादा से कम। तो ज्यादा में सबसे पहले अब हम जाते हैं, तो यहाँ पे आपको याद रखना है सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य किस में होता है। तो कभी कभी प्रश्न पूछता है सबसे ज्यादा, कभी कम, सबसे कम। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य लाल में होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, दूसरे नंबर पे आपका नारंगी आता है, नारंगी होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, तीसरे नंबर पे आपका आता है पीला, चौथे नंबर पे आपका आता है हरा, ठीक है, पीला। इसके अलावा पांचवें नंबर पे आपका आता है गाइस हरा हो गया। इसके अलावा नीला, नीला, और इसके अलावा आपको याद रखना है बैंगनी। तो यहाँ पे अगर मैं लाल की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ से कितना तरंग दैर्ध्य निकलता है गाइस। तो याद रखिएगा 720 से लेकर के, सॉरी 620 से लेकर के 750 जो है नैनोमीटर तक, यहाँ पे जो है नैनोमीटर, ठीक है ना, नैनोमीटर, नैनोमीटर तक यहाँ पे तरंग दैर्ध्य निकलती है, ठीक है। 750 से 620 से 750, ठीक है। उसके अलावा नारंगी से कितना तरंग दैर्ध्य निकलता है? नारंगी से निकलता है 590 से लेके 620 नैनोमीटर। पीला की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ से तरंग दैर्ध्य निकलता है 570 से लेकर के 590 तरंग दैर्ध्य निकलता है। हरा की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ निकलता है 495 से 570 जो है नैनोमीटर निकलता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ नीला से, तो नीला से निकलता है 450 से 495 नैनोमीटर, ठीक है। और वहीं अगर बैगनी की बात करें, तो बैगनी से निकलता है 380 से लेके 450 नैनोमीटर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि निम्न में से कौन धात्विक खनिजों की श्रेणी से संबंधित नहीं है। अगर आपको बोल रहा है कि धात्विक खनिजों की श्रेणी से संबंधित नहीं है, तो यहाँ पे आपको किसका बताना है, अधात्विक के बारे में। तो बताइए कि निम्नलिखित में से जो ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से कौन अधात्विक है। तो गाइस कोयला होगा, निकेल होगा, बॉक्साइट होगा या फिर टीन होगा। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोयला जो है ये आपका एक अधात्विक खनिज है, ठीक है ना। कोयला आपका क्या है इससे याद रखिएगा, कोयला आपका अधात्विक, अधात्विक, अधात्विक खनिज है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करें गाइस, तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि अधात्विक खनिज की श्रेणी में और कौन कौन सा आता है, तो अधात्विक खनिज की खनिज की श्रेणी में आपका अभ्रक, अभ्रक जो है आपका एक अधात्विक खनिज है, ठीक है ना, अभ्रक हो गया। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, तो आपका कोयला हो गया, ये भी आपका अधात्विक खनिज है, जो कि आपके ऑप्शन में दिया ही हुआ है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, तो आप चूना पत्थर हो गया, चूना पत्थर, ये भी अधात्विक खनिज है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, ग्रेफाइट हो गया, ग्रेफाइट, ये भी आपका अधात्विक खनिज है, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट, ठीक है। ये भी आपका हो गया। इसके अलावा आपको याद रखना है डोलोमाइट हो गया, डोलोमाइट, ये भी आपका अधात्विक खनिज की श्रेणी में आता है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम धात्विक खनिज पे भी नजर डाल लेते हैं। धात्विक खनिज वो होता है जिसमें धातु होता है, और धातु जिसमें होता है उसे भी दो भागों में बांटा गया, ठीक है ना। तो धात्विक खनिज की भी अगर मैं बात करूँ, तो मैं सीधा भी लिखा सकती हूँ, लेकिन मैं आपको थोड़ा डीप समझा देती हूँ। इसे भी दो भागों में बांटा गया, बांटा गया।
ठीक है ना। तो अगर आपसे पूछे कि कौन सा धातु है जो लौह युक्त धात्विक खनिज है, कौन सा लौह युक्त धात्विक खनिज है या अलौह युक्त धात्विक खनिज है, अगर आपसे प्रश्न ये पूछ दे तो फिर वहां पे आप नहीं क्लियर कर पाएंगे सीधे, अगर मैं लिख दूंगी तो एक दो भागों में बांटा गया है, यानी एक को लौह युक्त धात्विक खनिज की श्रेणी में रखा गया है लौह युक्त, और दूसरा किसे रखा गया है अलौह युक्त को, अलौह अलौह युक्त को। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले अगर मैं लौह युक्त की बात करूँ तो आपका कौन सा हो जाएगा जो लोहा से बना है, जैसे कि आपका हो जाएगा हेमेटाइट, हेमेटाइट। ठीक है, हेमेटाइट धात्विक खनिज है लेकिन एक लौह युक्त खनिज भी है। ठीक है ना, हेमेटाइट हो गया। इसके अलावा आपके याद रखना है सीडेराइट हो गया, सीडेराइट। इसके अलावा आपको याद रखना है मैग्नेटाइट। ठीक है, और वहीं अगर मैं और युक्त की बात करूँ तो इसमें आपका कौन कौन सा आ जाएगा, तो इसमें आपका आ जाएगा तांबा हो गया, ठीक है, एल्यूमिनियम हो गया, एल्यूमिनियम। ठीक है, इसके अलावा आपका जो है चांदी हो गया, चांदी हो गया, सोना हो गया। तो ये सारे आपके अलौह युक्त में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि अभ्रक का उपयोग किस उद्योग में इंसुलेटर के रूप में किया जाता है। तो अभ्रक का उपयोग जो है कौन से इसमें इंसुलेटर के उद्योग रूप में किया जाता है, तो विद्युत एवं उपकरण का उद्योग, पेंट उद्योग, या फिर औषधि उद्योग में, या फिर रबर उद्योग में। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्युत उपकरण उद्योग में इसका इंसुलेटर के रूप में उपयोग किया जाता है। अगर आपसे पूछ दे कि अभ्रक का उपयोग विद्युत उपकरण उद्योग में जो है इंसुलेटर के रूप में किया जाता है, ये विद्युत उपकरण उद्योग में, तो यहाँ पे क्यों किया जाता है, अगर आपसे ये प्रश्न पूछ दे तो यहाँ पे ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये क्या होता है, अभ्रक जो होता है इसका उपयोग इंसुलेटर के रूप में इसलिए किया जाता है क्योंकि ये जो है विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये क्या होता है गाइस, विद्युत का कुचालक होता है, कुचालक, कुचालक होता है। ठीक है, इसके अलावा अब यहाँ पे हम बात करेंगे अभ्रक। अभ्रक आपका कौन कौन चट्टान में पाया जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। तो अब यहाँ पे मैं अभ्रक से रिलेटेड बात करूंगी। तो यहाँ पे आपको याद रखना है अभ्रक जो है ये आपके आग्नेय चट्टान, आग्नेय और कायांतरित, कायांतरित चट्टानों में पाया जाता है, चट्टानों में पाया जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें गाइस तो ये आपको ध्यान रखना है कि अभ्रक जो है आपको ध्यान रखना है ये इसमें जो है कौन कौन से तत्व होते हैं। अभ्रक की अगर मैं बात करूँ गाइस कि इसमें जो है कौन कौन से तत्व होते हैं अभ्रक में, तो ये भी याद रखिएगा। अभ्रक में जो तत्व पाए जाते हैं वो हो जाता है आपका पोटेशियम, पोटेशियम। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो और हो जाता है आपका सिलिकॉन, सिलिकॉन। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना और क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है, मैग्नीशियम। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना है, आपको याद रखना है ऑक्सीजन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पाया जाता है। इसके अलावा आपको याद रखना है एल्युमिनियम। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो आपको और कौन सा पॉइंट याद रखना है guys? इसके अलावा आपको याद रखना है कि इसका जो है इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे बात करेंगे अभ्रक के उपयोग के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है इसका उपयोग जो है रबर में होता है, सजावट में होता है, पेंट उद्योग में होता है। ठीक है ना, पेंट उद्योग में इसका उपयोग होता है। इसके अलावा अभ्रक का उपयोग रबर में होता है, ठीक है, रबर में होता है, सजावट में होता है। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना है भट्टियों में इसका उपयोग होता है, भट्टियों में। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना है ताप रोधक परत में होता है। इसके अलावा आपको याद रखना और किस में होता है guys? पेंट उद्योग, रबर हो गया, सजावट हो गया। ठीक है ना, रंग में भी अभ्रक का उपयोग होता है। ठीक है,
तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब यहाँ पे जो है हम बात करेंगे कि कौन कौन सा राज्य जो है ये अबरक का उत्पादन है, यानी सबसे ज्यादा जो है अबरक के उत्पादन में कौन कौन सा राज्य है, ठीक है ना, अबरक के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ये अबरक का उत्पादन करता है, सबसे ज्यादा करता है, ठीक है ना। इसके अलावा लगभग अगर मैं बात करूँ तो आंध्र प्रदेश 41% जो है अबरक का उत्पादन करता है, ठीक है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के बाद आपका दूसरे नंबर पे आ जाता है राजस्थान। राजस्थान। तीसरे नंबर पे आपका आता है गाइस झारखंड। झारखंड, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो आपको याद रखना है झारखंड के बाद बिहार। 5 लिखाऊंगी, ठीक है। और एक और याद रखिएगा आपका ओडिशा। ओडिशा। तो यहाँ पे जो है सबसे ज्यादा अबरक का उत्पादन होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे आपको एक पॉइंट और याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि जो आंध्र प्रदेश जो है ये भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, ठीक है ना, अबरक का। आंध्र प्रदेश के बारे में आपको क्या लिखना है गाइस, याद रखिएगा। अबरक का सबसे बड़ा, अबरक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि अहोम विद्रोह किस वर्ष शुरू हुआ था। तो अहोम विद्रोह कब हुआ था, 1921 में, 1766 में, 1828 में, या फिर 1855 में। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन जो है 1828 करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी, ठीक है। अहोम विद्रोह हुआ था। और यहाँ पे आपको याद रखना है कि अहोम विद्रोह से जो है ये आपका कौन से राज्य में, यानी कि कौन सा राज्य से प्रभावित हुआ था, तो असम ही सिर्फ प्रभावित हुआ था। और खासकर जो ब्रह्मपुत्र वाला जो घाटी क्षेत्र है वो एरिया सबसे ज्यादा प्रभावित था। तो ये अहोम विद्रोह सिर्फ असम तक ही सीमित था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और याद रखिएगा इस विद्रोह के जो है नेता कौन थे, प्रमुख नेता, तो इनका भी नाम आपको याद रखना है। इस विद्रोह के थे गोमधर कुंवर। गोमधर, गोमधर कुंवर, ठीक है। इस विद्रोह के प्रमुख नेता थे, ठीक है। तो ये था अहोम विद्रोह। अब आते हैं गाइज, आपको अगर मैं बात करूं 1921 में, 1921 में कौन सा विद्रोह हुआ था, तो 1921 में हुआ था मोपला विद्रोह। मोपला, मोपला विद्रोह हुआ था, ठीक है। और मोपला विद्रोह जो हुआ था ये अगर मैं बात करूँ गाइस, तो मोपला विद्रोह के बारे में आपको याद रखना है कि इसमें इसके जो नेता थे वो कौन थे गाइस, तो ये आपको याद रखना है मोपला विद्रोह के नेता। तो याद रखिएगा अली मुस्लियार थे। अली मुस्लियार, ठीक है। ये मोपला विद्रोह के थे, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको एक चीज और बता दूंगा इस, तो यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है, ये 1800 1766, ठीक है ना। 1766 में आपका कौन सा हुआ था गाइस, तो 1766 में हुआ था चुआर विद्रोह। चुआर विद्रोह, ठीक है ना, ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, ठीक है। चुआर विद्रोह जो है ये 1766 में शुरू हुआ था, लेकिन आपको ये भी चीज याद रखना है कि ये समाप्त कब हुआ था गाइस, इसका जो है समाप्ति डेट भी देता है, तो याद रखिएगा 1809 में जो है ये समाप्त हो गया था, ये युद्ध समाप्त हो गया था, ठीक है। और याद रखिएगा यहाँ पे अगर मैं चुआर विद्रोह की बात करूँ कि इसके जो है प्रमुख नेता कौन थे गाइस, चुआर विद्रोह के, तो ये आपको ध्यान रखना है, इसके प्रमुख नेता थे दुर्जन सिंह। दुर्जन सिंह, ठीक है। तो ये हो गया आपका जो है यहाँ पे मैंने लिखा दिया है, जो है आपका ये एक हो गया आपका मोपला विद्रोह और ये चुआर विद्रोह, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। और 1855 की अगर मैं बात करूं, 1855 में आपको कौन सा विद्रोह हुआ था गाइस, संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह 1855 में हुआ था, ठीक है। और यहाँ पे याद रखिएगा ये एक वर्ष चला था 156 तक। और संथाल विद्रोह की अगर मैं बात करूँ गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसके जो है नेता कौन थे गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, संथाल विद्रोह के नेता। तो ये आपको ध्यान रखना है सिद्धू और कान्हू। कौन थे गाइस, सिद्धू
सिद्धू और कान्हू। ठीक है। तो इसके अलावा आपको याद रखना है, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि संथाल विद्रोह से जो है कौन कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ है, यानी कि संथाल विद्रोह जो है ये कहाँ कहाँ तक फैला था। तो ये संथाल विद्रोह जो है झारखंड, ठीक है, झारखंड, इसके अलावा अगर याद रखिएगा बिहार और पश्चिम बंगाल, बिहार और पश्चिम बंगाल तक ये फैला था, पश्चिम बंगाल तक। ठीक है। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि फलों का अध्ययन क्या डैश कहलाता है। तो फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? स्पर्मोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, सिस्मोलॉजी या फिर पोमोलॉजी। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। स्पर्मोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो ये जो है बीजों का अध्ययन, बीजों का अध्ययन क्या कहलाता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। बीजों का अध्ययन कहलाता है आपका स्पर्मोलॉजी। ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं क्लाइमेटोलॉजी की, तो क्लाइमेटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो जलवायु का अध्ययन क्या कहलाता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। जलवायु का अध्ययन कहलाता है क्लाइमेटोलॉजी। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ तो ये हो गया आपका सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है भूकंप, भूकंप का अध्ययन जो है ये किस क्या कहलाता है? तो भूकंप का अध्ययन कहलाता है सिस्मोलॉजी। ठीक है। और पोमोलॉजी में तो फलों का ही अध्ययन होता है। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ और भी लिखाऊंगी। अगर मैं बात करूँ गाइस तो ये आपको ध्यान रखना है रक्त का अध्ययन। ठीक है। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? रक्त का अध्ययन। ठीक है। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है ये लिखवाऊंगी। इसके अलावा आपको याद रखना है, दूसरा आपको याद रखना है गाइस तंत्रिका, तंत्रिका तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है? तंत्रिका तंत्र का अध्ययन। ठीक है। तंत्रिका तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है? इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गाइस तो ये आपको ध्यान रखना है जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाता है? जीवाश्मों, जीवाश्मों का अध्ययन, जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाता है इसे आपको ध्यान रखना है। ये कहलाता है, अब यहाँ पे हम एक एक करके देखेंगे तो मैं आगे लिख देती हूँ। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम रक्त का अध्ययन की अगर मैं बात करूँ तो हिमेटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है गैस, याद रखिएगा हिमेटोलॉजी में होता है रक्त का अध्ययन। ठीक है ना। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? हिमेटोलॉजी। तंत्रिका तंत्र की अगर मैं बात करूँ तो ये जो है इसका अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूरोलॉजी। ठीक है ना। तंत्रिका तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूरोलॉजी। और जीवाश्मों की अगर मैं बात करूँ इसमें किसका अध्ययन होता है? इसके अध्ययन को क्या कहते हैं? पैलियंटोलॉजी, पैलियंटो, पैलियंटोलॉजी। ठीक है। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है। इसके अलावा गाइस यहाँ पे आपको एक पॉइंट और याद रख लीजिएगा जो कि बहुत बार पूछा भी जाता है। आपसे पूछा क्या जाता है गाइस कि जो है मिट्टी का अध्ययन। ठीक है ना। एक और याद रख लीजिएगा, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है मिट्टी का अध्ययन, सॉरी, तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा चौथा नंबर दे देती हूँ। ठीक है ना। मिट्टी का अध्ययन। तो मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। मिट्टी का अध्ययन कहलाता है पेडोलॉजी। ठीक है। पेडोलॉजी। तो इतना पॉइंट आप याद रखिएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो गाय का वैज्ञानिक नाम है कैप्रा हरकस है, या फिर बॉस इंडिकस है, एलिफस मैक्सिमस है, या फिर पैंथरा टाइग्रिस है। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन आपका ये बॉस इंडिकस जो है ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये गाय का वैज्ञानिक नेम है। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ आपका जो है ये कैप्रा हरकस जो है ये किसका वैज्ञानिक नेम है, तो याद रखिएगा ये है बकरी का वैज्ञानिक नेम है। ठीक है। ये बकरी का वैज्ञानिक नेम है। ठीक है। वैज्ञानिक नाम। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ एलिफस मैक्सिमस की अगर मैं बात करूँ ये हाथी का वैज्ञानिक नेम है। ठीक है। और उसके अलावा अगर मैं बात करूँ आपका जो है पैंथरा ट्राइगिस, पैंथरा ट्राइगिस जो है ये किसका है guys? तो याद रखिएगा ये है बाघ का वैज्ञानिक नेम। ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ वैज्ञानिक नेम लिखाऊंगी और किसका कौन सा वैज्ञानिक नेम है ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो जैसे अगर मैं बात करूँ तो आपका हो गया गैस ऑसिमम सेक्टस,
ये आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। ओसिमम सेक्टम, ठीक है। ओसिमम सेक्टम, ओसिमम सेक्टम जो है ये किसका वैज्ञानिक नेम है गाइस? तो याद रखिएगा ओसिमम सेक्टम जो है ये तुलसी का वैज्ञानिक नेम है, ठीक है। ये तुलसी का वैज्ञानिक नेम, तुलसी का वैज्ञानिक नेम, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, इसके अलावा आपको और क्या याद रखना है? एक तो हो गया ओसिमम सेक्टम, दूसरा अगर मैं बात करूं तो आपको याद रखना है मैग्नीफेरा इंडिका। मैग्नी मैग्नीफेरा इंडिका। तो मैग्नीफेरा इंडिका की अगर मैं बात करूं, ये किसका वैज्ञानिक नेम है गाइस? तो याद रखिएगा मैग्नीफेरा इंडिका ये आम का वैज्ञानिक नेम है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आपको याद रखना है ट्राइटिकम एस्टिवम, ये किसका है? ट्राइटिकम ट्राइटिकम एस्टिवम, एस्टिवम, ये किसका वैज्ञानिक नेम है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है, ये है गेहूं का वैज्ञानिक नेम, ठीक है। ये गेहूं का वैज्ञानिक नेम है। इसके अलावा एक और याद रखिएगा, एक और आपको क्या याद रखना है? एलियम सेपा, ठीक है ना। एलियम एलियम सेपा। तो एलियम सेपा किसका वैज्ञानिक नेम है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है, ये प्याज का वैज्ञानिक नेम है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ वैज्ञानिक नेम है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 15 हमसे कह रहा है कि कालिदास किसके दरबार के कवि थे? तो कालिदास किसके दरबार के कवि थे गाइस? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कनिष्क के दरबार के, चंद्रगुप्त द्वितीय के दर्बार के, हर्षवर्धन के दरबार के, या फिर समुद्रगुप्त के दरबार के। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के कालिदास जो है ये कवि थे। चंद्रगुप्त द्वितीय को अगर हम बात करें तो इनको कौन से नाम से जाना जाता था? तो याद रखिएगा इन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, जाना जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आपको और क्या याद रखना है? इसके अलावा चंद्रगुप्त द्वितीय का आपको शासन काल याद रखना है, शासन काल, ठीक है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल कब से कब तक था? तो 380 से लेकर के 380 से 415 ईस्वी तक जो था इसका शासनकाल था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं कुछ पॉइंट अगर मैं बात करूंगी तो यहाँ पे मैं कालिदास के बारे में भी बात करूंगी। यहाँ पे हम बात करेंगे कालिदास के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट तो आपको ये पता ही है कि कालिदास जो है ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे। इसके अलावा इनकी जो है रचनाएं जो है बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। कालिदास की रचनाएं, रचनाएं, ठीक है, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो कालिदास की रचनाएं कौन कौन सी है? तो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, मेघदूत। मेघदूत जो है ये किसकी रचना है? कालिदास की। इसके अलावा हम याद रखिएगा रघुवंशम, रघुवंशम किसकी रचना है? ये भी कालिदास की है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये आपको याद रखना, एक और याद रखिएगा, कौन सा हो गया? कुमार संभव, ठीक है, कुमार संभवम, ये किसकी रचना है? तो ये भी कालिदास की रचना है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आपको एक एक करके बताना है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कनिष्क, कनिष्क के दरबारी कवि कौन थे? तो कनिष्क के दरबारी कवि, ठीक है। यहाँ पे मैं दरबारी कवि के बारे में लिखा रही हूँ। तो कनिष्क के दरबारी कवि कौन थे guys? तो याद रखिएगा अश्वघोष, अश्व अश्वघोष थे, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो आपके हर्षवर्धन, हर्षवर्धन के काल के जो है दरबारी कवि कौन थे गाइस? याद रखिएगा ये थे बाणभट्ट, बाणभट्ट, जिनकी रचना कौन सी है? कादम्बरी, ठीक है ना। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है हरिसेन, हरिसेन, ठीक है। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 16 हमसे कह रहा है कि चंद्रमा की सतह पर दो व्यक्ति एक दूसरे को नहीं सुन सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा की सतह पर दो व्यक्ति एक दूसरे को नहीं सुन सकते हैं क्योंकि चंद्रमा पर उनके कान जो है
काम करना बंद कर देते हैं, या फिर ऑप्शन बी चंद्रमा पर कोई वातावरण नहीं है, या ऑप्शन सी वे चंद्रमा पर विशेष स्पेस सूट पहनते हैं इसलिए उन्हें कोई आवाज नहीं सुनाई देती है, या फिर चंद्रमा पर ध्वनि बहुत धीमी गति से चलती है। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंद्रमा की पे जो है कोई भी वातावरण नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम जो है बात करेंगे चंद्रमा के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हमको बात करना है कि चंद्रमा जो है, ये आपको ध्यान रखना है, ये पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। पृथ्वी का पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह, ठीक है। उसके अलावा आपको याद रखना है कि चंद्रमा जो है, यानी कि चंद्रमा का जो 14 दिन होता है, ये पृथ्वी के जो है 1 दिनों के बराबर होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, चंद्रमा का 14 दिन 14 दिन पृथ्वी के 1 दिनों के बराबर होता है। पृथ्वी के 1 दिनों के बराबर होता है, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि जो है, अगर मैं बात करूं कि चंद्रमा का जो है, इसका गुरुत्वाकर्षण जो है ये पृथ्वी का लगभग कितना है गाइस, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण 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 पृथ्वी का लगभग कितना है गाइस, 1/6 है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो चंद्रमा की जो है ये सतह कैसी होती है गाइस, तो याद रखिएगा, चंद्रमा की सतह पर जो है आपको क्या क्या देखने को मिल सकते हैं, गड्ढे, ठीक है, गड्ढे होते हैं। इसके अलावा पहाड़ होते हैं, पहाड़, और समतल मैदान होते हैं, और समतल मैदान पाए जाते हैं, ठीक है, समतल मैदान पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको इतना पॉइंट याद रखना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एक चीज और याद रख लीजिएगा गाइस, कि चंद्रमा जो है, ये आपको ना जो है पूरा हर चंद्रमा जो है आपको याद रखना है कि साढ़े 29 दिन में एक चक्र को पूरा करता है। ये आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 17 हमसे कह रहा है कि केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान किस राज्य में स्थित है। तो ओडिशा में है, आंध्र प्रदेश में है, केरल में है, या फिर कर्नाटक में। तो केंद्रीय चावल अनुसंधान जो है ये ओडिशा में है। और अगर आपसे पूछे कि ये ओडिशा के कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये ओडिशा के कटक में है, ठीक है ना, ओडिशा के कटक में स्थित है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ आंध्र प्रदेश का, एक और है, कौन सा है, राजमुंदरी। राजमुंदरी, ठीक है। यहाँ क्या है गैस, तो याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश के राजमुंदरी में जो है ये कौन सा है, तो केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ क्या है गैस, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान अनुसंधान संस्थान है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं केरल की बात करूँ गैस, तो केरल का कौन सा है, केरल का आपको याद रखना है, ये है आपका कासरगोड, ठीक है ना, कासरगोड है केरल का, कासरगोड, कासरगोड, ठीक है। तो केरल के कासरगोड में आपका कौन सा है गाइस, याद रखिएगा, केंद्रीय नारियल अनुसंधान, ठीक है। यहाँ आपको क्या मिलेगा गाइस, केंद्रीय केंद्रीय नारियल अनुसंधान, नारियल अनुसंधान, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कर्नाटक पे, तो कर्नाटक का आपको क्या याद रखना है गाइस, तो याद रखिएगा, कर्नाटक का जो मैसूर है, ठीक है ना, वहाँ आपका कौन सा संस्थान है, कर्नाटक के मैसूर में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, कर्नाटक के मैसूर में है केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी प्रौद्योगिकी अनुसंधान, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो मैं आपको कुछ और लिखाती हूँ जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे अगर हम बात करेंगे आपका जो है केंद्रीय आलू अनुसंधान,
केंद्रीय आलू अनुसंधान। ठीक है, तो ये आपका कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, केंद्रीय आलू अनुसंधान जो है ये हिमाचल प्रदेश है, और हिमाचल प्रदेश में है, और हिमाचल प्रदेश के कहाँ है ये भी मैं बता दूंगी। ठीक है, हिमाचल प्रदेश, और ये हिमाचल प्रदेश के शिमला में है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के शिमला में। ठीक है, तो कहीं कहीं पे सिर्फ राज्य भी दे देता है, और कहीं कहीं पे आपको ऐसे भी दे देता है, तो वहां पे आपका कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, दूसरा आपको याद रखना है, दूसरा आपको याद रखना है केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान। ठीक है, केंद्रीय वन अनुसंधान, केंद्रीय वन अनुसंधान। ठीक है, तो केंद्रीय वन अनुसंधान कहाँ है guys? तो ये आपको ध्यान रखना है, केंद्रीय वन अनुसंधान है आपका उत्तराखंड में, उत्तराखंड, उत्तराखंड। ठीक है, और वहीं अगर मैं बात करूँ उत्तराखंड के कहाँ है guys? तो ये आपको ध्यान रखना, उत्तराखंड के है देहरादून में, देहरादून। ठीक है, तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 18 हमसे कह रहा है कि सीपीयू के कितने मुख्य भाग होते हैं। तो सीपीयू के कितने मुख्य भाग होते हैं गाइस, तो याद रखिएगा, 3 होते हैं, 2 होते हैं, 4 होते हैं, या फिर 5 होते हैं। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीपीयू के 3 भाग होते हैं। सीपीयू के 3 भाग को समझने से पहले पहले सीपीयू को समझते हैं। सीपीयू का अगर मैं बात करूँ, सीपीयू, इसका फुल फॉर्म क्या होता है गाइस, तो याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, तो याद रखिएगा, इसे क्या कहा जाता है, इससे आपको ध्यान रखना है, सीपीयू को कहा जाता है, इसे कहा जाता है कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है, इसे क्या कहा जाता है, कंप्यूटर, कंप्यूटर का मस्तिष्क या फिर ब्रेन, मस्तिष्क, मस्तिष्क कहा जाता है। ठीक है, कहा जाता है। इसके अलावा आपको और क्या याद रखना है गाइस, तो सीपीयू के बारे में एक पॉइंट और याद रखिएगा गाइस, कि ये क्या करता है, ये कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के निर्देशों को क्या करता है, प्रोसेस करता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इसका काम क्या होता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, कंप्यूटर, कंप्यूटर के हार्डवेयर, कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। ठीक है ना, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को क्या करता है गाइस, सॉफ्टवेयर के निर्देशों का प्रोसेस करता है, निर्देशों को प्रोसेस करता है, प्रोसेस करता है। ठीक है, तो ये हो गया सीपीयू के बारे में। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि सीपीयू के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। तो 3 भाग कौन कौन से होते हैं उसे देखते हैं। सबसे पहले बात करूंगी, सीयू होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट। अब इसकी अगर मैं बात करूं कंट्रोल यूनिट की, तो इसमें क्या होता है गाइस, इसका काम होता है, कंट्रोल यूनिट का काम होता है, यानी कि आदेश देने वाला, यानी कि ये क्या करता है, ये जितना भी अन्य जो यूनिट होता है उसको नियंत्रित करता है, नियंत्रित करता है, और जो उसके निर्देशों के अनुसार जो है ये कार्य करता है। तो सिंपली भाषा में हम क्या करें, उसके निर्देशों के अनुसार अगर कार्य करेगा तो ये क्या हो जाएगा गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, इसका काम होता है निर्देशों के अनुसार, निर्देशों के अनुसार, अनुसार कार्य करना, कार्य करना। ठीक है, इसके अलावा जो है दूसरा इसका कौन सा होता है गाइस, दूसरा होता है एमयू। एमयू को हम क्या कहते हैं गाइस, एमयू को हम कहते हैं आपका जो हो गया मेमोरी यूनिट। कलर अलग ले लेते हैं वरना ये सेम सेम लग रहा है। ठीक है ना, अलग कलर ले लेते हैं। एमयू क्या कौन सा हो गया गाइस, मेमोरी, मेमोरी यूनिट। ठीक है,
तो मेमोरी यूनिट का काम क्या होता है गाइस? तो याद रखिएगा, मेमोरी यूनिट का काम होता है, यानी कि ये जो क्या करता है, डेटा को जो है अस्थायी रूप से संग्रहित करता है। ठीक है, ये क्या करता है गाइस? तो याद रखिएगा, डेटा को अस्थायी 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 रूप से संग्रहित करता है, संग्रहित संग्रहित करता है। ठीक है, और एक और आपका हो गया है, तो एक और यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं ऊपर लिख देती हूँ। ठीक है ना, इसी का जो है लास्ट एक और कौन सा है, तो एक होगा CU AMU और एक होता है ALU। ठीक है, ALU का क्या काम होता है ये भी लिख लीजिएगा। तो एक होता है आपका ALU, ये इसका काम क्या होता है, जो जैसे कि जोड़ घटाव जो होता है, इसकी जो है तुलना ये सब करना। ठीक है, इसका काम क्या होता है, गणितीय और तार्किक कार्य करना। ठीक है, इसका काम क्या होता है, गणितीय और तार्किक कार्य करना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं तीनों यूनिट समझा दी। ठीक है ना, ALU, CU और AMU। ठीक है, ये हो गया आपका पहला यूनिट, CU हो गया दूसरा यूनिट और AMU हो गया आपका तीसरा यूनिट। ठीक है, आप ये तीनों समझ गए ना, और यहाँ पे मैंने CPU के बारे में बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 19 हमसे कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं? तो कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 12 से 35 तक, अनुच्छेद 36 से 51 तक, अनुच्छेद 144 से 47 तक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। मौलिक अधिकार आपका 12 से 35 तक दिया गया। ठीक है, और ये मौलिक अधिकार की अगर मैं 12 से 35 आपको कौन सा है, तो याद रखिएगा ये है आपके भाग 3 में है आपका मौलिक अधिकार। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ 36 से 51 में आपका क्या आएगा, तो याद रखिएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। ठीक है, इसके अलावा ये आपके कौन से है, तो ये आते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व आते हैं आपके भाग 4 में। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो ये है आपका अनुच्छेद 124 से 147। ये जो आपके किस में आता है guys? तो याद रखिएगा ये आपके आता है भारतीय संविधान का जो सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान है, सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय है। ठीक है, ये आपका किस में है, तो ये है आपका आता है गाइज 124 से लेकर के 147 तक। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। और ये कौन से भाग में, तो सर्वोच्च न्यायालय आपके आते हैं भाग 5 में। ठीक है, तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, और चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि लूनी नदी पर स्थित जवाई बांध किस राज्य में स्थित है? गुजरात में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, या फिर उत्तर प्रदेश में? तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजस्थान में स्थित है। और उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो ये आपको ध्यान रखना है, जो आपका ये जो है जवाई बांध जो है ये कौन सी नदी पर है, तो याद रखिएगा ये जवाई नदी पर है। ठीक है, जवाई नदी पर है। और जवाई नदी जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये क्या है, ये लूनी नदी की सहायक नदी है। ठीक है, लूनी नदी की सहायक नदी है, सहायक नदी है। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या याद रखना है, इसका निर्माण कब हुआ था, तो याद रखिएगा इसका निर्माण हुआ था 1946 में, इसका निर्माण हुआ था। और कब तक चला था, 1957 में जो है ये निर्माण पूर्ण हो गया था। ठीक है, और इसके अगर मैं बात करूं कि निर्माणकर्ता कौन थे गाइस, निर्माणकर्ता। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इसके निर्माणकर्ता थे आपके जो है ये है उम्मेद सिंह द्वारा। ठीक है ना, महाराजा उम्मेद सिंह द्वारा, महाराजा उम्मेद सिंह द्वारा। ठीक है, तो गाइज आपका जो सेशन है ये यहीं कंप्लीट होता है। यहाँ से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी दिक्कत है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, प्लीज गाइज ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव था तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।